अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सैयद काशिफ महमूद और आज इस वीडियो में हम कंप्लीमेंट सिस्टम और कंप्लीमेंट सिस्टम की जो 3 मशहूर पाथवेज है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम की तरफ। तो कंप्लीमेंट सिस्टम का तारीफ हमने कुछ यूँ किया हुआ है कि द सीरीज ऑफ प्रोटीन्स विच अगमेंट एंड कंप्लीमेंट द इम्यूनिटी। हमने लिखा हुआ है कि जो कंप्लीमेंट सिस्टम है ये सीरीज ऑफ प्रोटीन्स है। मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं और इतना प्रोटीन्स कि आपको लगेगा कि ये जो ना राशन का कतार लगा हुआ है। तो इस तरह जो प्रोटीन्स होते हैं उनका कतार लगा हुआ होता है इस कंप्लीमेंट सिस्टम में। अब ये जो कतार लगा हुआ होता है प्रोटीन्स का, इसका काम क्या है? तो इसका काम है अगमेंट एंड कंप्लीमेंट द इम्यूनिटी। कि अगमेंट करता है, अगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना और कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करना। तो ये बढ़ाता है और पूरा करता है किस चीज़ को? इम्यूनिटी को। हमें पता है कि इम्यूनिटी एक जानदार की वो सलाहियत होती है जिसके बिना पे वो किसी डिजीज़ या किसी पैथोजन के खिलाफ लड़ सकता है। तो ये जो एबिलिटी है, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में जो हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम है ये हेल्प देता है और इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करता है। अगर हमारे जिस्म में कंप्लीमेंट सिस्टम न होता तो ये जो इम्यूनिटी है ये कभी भी पूरा नहीं होता। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि कंप्लीमेंट सिस्टम किस तरह एक्टिवेट हो जाता है। ये जो 3 पाथवेज है, इन 3 पाथवेज में ये बताया गया है कि कंप्लीमेंट सिस्टम किस तरह एक्टिवेट होता है और फिर जो कंप्लीमेंट सिस्टम है वो किस तरह इम्यूनिटी में हेल्प देता है, मतलब पैथोजन को किस तरह किल करता है। अब अगर आप एनालाइज करें तो ये जो 3 पाथवेज है इनमें जो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स काम करते हैं किसी हद तक तो इन 3 पाथवेज में डिफरेंट होती है, मगर उस हद की बात फिर ये जो 3 पाथवेज है उसमें कंप्लीमेंट्री प्रोटीन बिल्कुल सेम होती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप इस कंप्लीमेंट पाथवेज के ऊपर वीडियो देखोगे तो आपको अमूमन ये नज़र आएगा कि ये C2B है और हमने यहाँ C2A लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जो मैं लेक्चर तैयार किया हुआ हूँ ये जेनवे बुक और जो कीवी बुक ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो 2 टॉप बुक्स है, उससे मैं ये लेक्चर तैयार किया हुआ हूँ। तो वहाँ ये C2A लिखा हुआ था, इसलिए मैंने C2A लिखा हुआ है। सबसे पहला पाथवे है वो है क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल का मतलब होता है बहुत पुराना। इसको क्लासिकल इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे पहले डिस्कवर हो चुके हैं। इस तरह हमने लिखा हुआ है कि ये एंटीबॉडीज डिपेंडेंट है। ये आपको याद रखना चाहिए कि ज़्यादातर जो बुक्स होती है उसमें लिखा हुआ होता है कि कंप्लीमेंट सिस्टम जो है ना ये इन्नेट इम्यूनिटी है। ये बात सही नहीं है क्योंकि अगर आप देख लें तो क्लासिकल पाथवेज में एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है। एंटीबॉडीज़ के बगैर ये क्लासिकल पाथवे बिल्कुल एक्टिवेट नहीं हो सकती है। और हमें पता है कि एंटीबॉडीज़ का नाम जब भी आता है तो एडाप्टिव इम्यूनिटी में आता है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्लीमेंट जो सिस्टम है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी हिस्सा है क्योंकि एंटीबॉडीज़ का जिक्र आपके सामने अभी आ गया। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ एंटीबॉडीज़ कौन सी यूज़ होती है। तो यहाँ एंटीबॉडीज़ जो यूज़ होती है IgG और IgM यूज़ होता है और इन दोनों में जो स्पेशली IgM है वो ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो IgA है, IgE है और IgD है ये बिल्कुल यूज़ नहीं होती है इन कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने में। जिस तरह हमने कल डिस्कस किया हुआ था कि जो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं वो जो जब नॉर्मली ब्लड में मौजूद होते हैं तो उस वक़्त वो जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है और उस इनएक्टिव फॉर्म में जब मौजूद होती है तो हम उसको ज़ाइमोजिन कहते हैं या प्रो एंजाइम कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं कि क्लासिकल पाथवे किस तरह एक्टिवेट होता है। तो हमने कहा कि एंटीबॉडीज डिपेंडेंट है, मतलब IgG या IgM पे डिपेंड करेगा। जब भी जिस्म में एंटीजन आता है, एंटीजन वो सब्सटेंस होता है जिसके खिलाफ हमारा इम्यूनिटी लड़ता हो। तो जब भी कोई एंटीजन आता है तो एंटीजन आने के बाद जो हमारा बी सेल होता है हमारे जिस्म में, और जब बी सेल एक्टिव हो जाती है तो फिर हम उसको प्लाज्मा सेल कहते हैं और प्लाज्मा सेल फिर एंटीबॉडीज बनाती है। तो IgG और IgM बना देता है उस एंटीजन के खिलाफ। तो जो हमारे पास
एंटीबॉडी है, ये हमने स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है और उनको जो है ना हमने लिखा भी है कि ये एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी आके इस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाता है। जब ये एंटीजन के साथ बाइंड हो जाता है तो ये जो एंटीबॉडी है इसकी जो FC रीजन है या FC पोर्शन हम इसको कहते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन आता है, कन्फर्मेशनल चेंज आता है और उस चेंज की वजह से जो FC रीजन है वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है जो हमारे कंप्लीमेंट्री प्रोटीन होती है उनके लिए। तो जिस तरह जो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती है वो तो नॉर्मली ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ज़ाइमोजिन फॉर्म में होती है, मगर जब ये कम्प्लेक्स बन जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कम्प्लेक्स बन जाता है, तो इस कम्प्लेक्स बन जाने के बाद जब ये कंप्लीमेंट्री प्रोटीन यहाँ उसके साथ लग जाती है तो डायरेक्ट ही एक्टिवेट हो जाती है। इसकी मिसाल इस तरह है कि एक शख्स जो है ना वो सो चुका है और एक और शख्स आता है, ठंडा पानी जो है ना वो ग्लास में लाके उस शख्स पे डाल देता है, तो डायरेक्ट ही जो है ना बेदार हो जाता है। तो ये जो कम्प्लेक्स है ये बिल्कुल उस ग्लास के ठंडे पानी की तरह काम करता है, जो सोई हुई कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं उनको जगा देती है। तो अब जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था लास्ट लेक्चर में इसकी नोमेनक्लेचर के बारे में, हमने कहा हुआ था कि प्रोटीन्स तो वैसे बहुत ज़्यादा है, मगर सबसे जो अहम प्रोटीन्स है वो C1 से लेकर C9 तक है। तो अब इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले इस कम्प्लेक्स के पास C1 आता है। जब C1 आता है तो C1 आने के बाद फिर आता है C4। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि C4 क्यों आता है, C2 क्यों नहीं आता है। तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि ये जो हमारे पास ये जो नंबरिंग है, ये जो नोमेनक्लेचर हुआ है, ये रिएक्शन के सीक्वेंस के बेस पे नहीं हुआ है, बल्कि ये जो हमारे पास नोमेनक्लेचर हुआ है ये बेसिकली डिस्कवरी की बेस पे हुआ है। तो ये जो C4 है ये C2 से पहला डिस्कवर हो चुका था, इस वजह से C4 जो है ना ये आता है C2 की बजाय। अच्छा, तो ये जो C4 है ये आता है, तो ये जब भी आता है तो C4 की बेसिकली 2 डोमेन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 फ्रेगमेंट्स होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। एक को कहा जाता है C4A और एक को कहा जाता है C4B। C4B है ये बड़ा वाला फ्रेगमेंट है, बड़ा वाला पोर्शन है, और जो C4A है वो छोटा वाला पोर्शन है। तो C4A जो है ना वो ऊपर चला जाता है, उसका अपना ही काम होता है, हम उस काम को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, मगर हमारा काम जो है ना वो है कि एंटीजन को किस तरह किल करती है। तो ये C4B यहाँ रह जाता है। फिर उसके बाद C2 आता है, तो C2 भी आ गया। C2 की भी 2 पोर्शन होती है, C2A और C2B। तो C2A जो है ना ये रह जाता है और C2B जो है ना वो चला जाता है। अब जो हमारे पास C4B है और C2A है, ये जो है ना ये C3 को एक्टिवेट करता है, C3 को अपने जो फ्रेगमेंट्स है उसमें जो है ना कन्वर्ट करता है। तो इस वजह से जो C4B है और C2A है इसको C3 कन्वर्टेज कहती है। हमने लिखा भी हुआ है कि C4B और C2A C3 कन्वर्टेज है। मतलब ये है कि जब C3 इन दोनों के साथ अटैच हो जाता है तो वो डायरेक्ट ही अपने जो पोर्शन है, जो अपने जो फ्रेगमेंट्स है उसमें जो है ना कन्वर्ट हो जाता है। और उनके फ्रेगमेंट्स कौन कौन सी है, C3B है और C3A है। तो C3A जो है ना ये फिर चला जाता है C3A आप याद रखो अवे के लिए, बगैर सिर्फ C2A की, C2A रह जाता है और जितनी भी C के साथ A होती है वो चली जाती है। तो C3B में C3B रह जाता है और C3A जो है ना ये चला जाता है। अब अगर आप देख लें तो एक और कम्प्लेक्स बन गया C4B, C2A और C3B का। अब इस कम्प्लेक्स का नाम है C5 कन्वर्टेज, क्योंकि ये C5 को पकड़कर उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसमें जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने लिखा भी है कि C5B, C4B, C2A और C3B ये है C5 कन्वर्टेज, मतलब C5 को कन्वर्ट करता है C5A और C5B में। तो बिल्कुल इस जो हमने स्टोरी बताई है C5 जो है ना ये भी C5A और C5B में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो C5B है ये यहाँ रह जाता है और जो C5A है वो चला जाता है। अब जो C5B है ये C6 को, फिर C7 को, फिर C8 को और फिर C9 को अट्रैक्ट करेगा और C5B से लेकर C9 तक जो हमारे साथ कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती है इसको हम मैग कहते हैं। इसको मैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना जो हमारे पास एंटीजन होता है उसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है, उस पर अटैक करता है। तो मैग का जो एब्रिविएशन है वो है मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। ये मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ,
कि हम इसको कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो जो एंटीजन की मेम्ब्रेन होती है उस पे ये अटैक करता है, तो ये जो है ना, ये जो मेम्ब्रेन है उसमें होल करता है, मैकेनिकली इसमें होल कर देता है। और जब इसमें होल हो जाता है तो ये खुद भी एक होल की तरह होता है, इसके दरमियान होल होता है, जो मैक होता है उसके दरमियान होल होता है। तो जो एंटीजन है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर चला जाता है। तो जब साइटोप्लाज्म बाहर चला जाता है तो फिर एंटीजन में रहता क्या है, तो एंटीजन खुद ब खुद किल हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं अल्टरनेटिव पाथवे की तरफ। अल्टरनेटिव का मतलब होता है मुतबादिल, मतलब यह है कि इसका जो एक्टिवेट होना है ये क्लासिकल पाथवे की तरह नहीं है, उसके मुतबादिल तरीका है। वो किस तरह, देखो सबसे पहले तो हमने लिखा हुआ है कि जो अल्टरनेटिव पाथवे होता है ये एंटीबॉडीज इंडिपेंडेंट होता है। मतलब यह है कि ये एंटीबॉडी के बगैर एक्टिवेट हो सकता है। इस वजह से हमने कहा है कि ये इनेट इम्यूनिटी है। मतलब यह है कि ये इनेट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड या एडाप्टिव नहीं है, क्योंकि एक्वायर्ड और एडाप्टिव के लिए हमारे पास जो एंटीबॉडी होता है वो जरूरी होता है। अब ये एक्टिव कैसे हो जाता है, एक्टिवेट कैसे हो जाता है, तो हमने लिखा है कि दिस पाथवे टेल्स दैट द कंप्लीमेंट सिस्टम कैन बी एक्टिवेटेड ड्यू टू द सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ सम एंटीजन। बाज एंटीजन के सरफेस पे कुछ यू मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब भी कंप्लीमेंट सिस्टम की जो प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ लग जाती है तो डायरेक्ट जो है ना वो बेदार हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको और समझा देता हूँ। एंटीजन में भी हमने आपके लिए और एक्सप्लेन किया हुआ है कि बैक्टीरिया भी आ सकता है, फंजाई भी आ सकता है और वायरस भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एंटीजन आया है और उस एंटीजन की जो सतह है उसके ऊपर एक सरफेस मॉलिक्यूल मौजूद होता है। जब ये सरफेस मॉलिक्यूल किसी कंप्लीमेंट्री प्रोटीन को टच कर देता है तो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन डायरेक्ट ही एक्टिव हो जाता है। अब जो अल्टरनेटिव पाथवे है ये थोड़े बहुत डिफरेंट है क्लासिकल पाथवे से। हमने कहा हुआ था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सबसे पहले C1 एक्टिव हो जाता है, मगर यहाँ C3 आया हुआ है। यहाँ C1 सबसे पहले एक्टिवेट हुआ था और यहाँ C3 जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। अब देखो जब C3 एक्टिवेट हो जाता है तो हमें पता है कि C3 के जो है ना 2 फ्रेगमेंट्स होती है, C3A और C3B। तो जो बड़ा फ्रेगमेंट है C3B ये रह जाता है और जो छोटा फ्रेगमेंट है, हमने छोटा लिखा भी है, C3A वो चला जाता है। फिर ये जो हमारे पास C3B होता है इसके साथ एक और प्रोटीन जो है ना वो अटैच हो जाता है और उसका नाम है फैक्टर B। ये जो हमारे पास फैक्टर B आता है तो ये C3B के साथ अटैच हो जाता है। फिर ये जो फैक्टर B है इसकी भी 2 फ्रेगमेंट्स होती है, एक फैक्टर BA और एक फैक्टर BB। तो फैक्टर BB एक बड़ा फ्रेगमेंट है, ये आके C3B के साथ अटैच हो जाता है और जो फैक्टर BA है ये चला जाता है। इसके जो फ्रेगमेंट है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फैक्टर D है। अब ये जो C3B और BB है ये एक और C3 को एक्टिवेट करेंगे और उसके जो फ्रेगमेंट है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इस वजह से इन दोनों को भी C3 कन्वर्टेस कहा जाता है। यहाँ C3 कन्वर्टेस C4B C2A था और यहाँ C3B BB है, मैंने आपके लिए लिखा भी है C3B BB। ये जो है ना ये हमारे पास क्या है, ये C3 कन्वर्टेस है, मतलब C3 को कन्वर्ट करता है C3A और C3B में। तो ये हमारे पास आ गया C3B। अब ये सारा अगर आप देख लें C3B, BB और C3B, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास कहलाता है C5 कन्वर्टेस। मतलब ये है कि C5 को कन्वर्ट करता है C5A में और C5B में। मैंने आपके लिए लिखा भी है C3B, BB, C3B, ये है C5 कन्वर्टेस। मतलब ये है कि C5 को कन्वर्ट करता है C5A और C5B में। तो आप देखो C5A में कन्वर्ट जब हो जाता है तो A अवे दूर चला जाता है और अगर आप देख ले तो C5B जो है ना ये रह जाता है। इसके बाद ये ना बिल्कुल जो किस्सा है वो बिल्कुल जो स्टोरी है सेम स्टोरी है जिस तरह अब हमने इस क्लासिकल पाथवे में सीख लिया। तो ये C5B फिर C6 को फिर C7, C8,
फिर C9 इस तरह जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, ये मैक कहलाता है। और अब हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो लेट इवेंट्स है ये इन दोनों के बिल्कुल सेम है। अगर हम इंटीजन के एग्जाम्पल में लिख दे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन होता है और वो आउटर मेम्ब्रेन जो है ना वो इस C3 को अट्रैक्ट कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है। अब आखिर में आते हैं लेक्टिन पाथवे की तरफ। लेक्टिन पाथवे भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। क्यों इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है? सेम रीजन है अल्टरनेटिव पाथवे की तरह, ये एंटीबॉडी के बगैर एक्टिवेट हो सकती है। अब ये किस तरह एक्टिवेट हो सकती है? तो हमने लिखा है कि दिस पाथवे इज एक्टिवेटेड व्हेन सर्टेन माइक्रोब पोजेस ए काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड मेनोस। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिसके सरफेस पर एक खास किस्म का कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है मेनोस। तो ये मेनोस जो है ना एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे पास जो कंप्लीमेंट सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर सकता है। अब देखो हमने यहाँ इंटीजन लिखा हुआ है, तो इंटीजन जो है ना ये बैक्टीरिया भी हो सकता है। हमने एग्जांपल में लिया हुआ है सल्मोनेला, लिस्टीरिया, निजीरिया वगैरह, और ये फंजाई भी हो सकता है। हमने लिखा है कैंडिडा एल्बिकेंस, ये जो है ना वायरस भी हो सकता है। हमने लिखा हुआ है आरएसवी वायरस जो है ना उस पर भी इस तरह की जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो मौजूद होती है। जो मेनोस कार्बोहाइड्रेट है ये मौजूद होता है। हमारी बॉडी में नॉर्मली एक खास किस्म का प्रोटीन मौजूद होता है और उस प्रोटीन का नाम है MBL। MBL का मतलब होता है मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन। ये मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन जो प्रोटीन होता है ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है इस पाथवे में। इस वजह से इस पाथवे का नाम भी लेक्टिन पाथवे है। मतलब ये है कि इस प्रोटीन के नाम पे ही इसका नाम जो है ना वो रखा गया है। ये जो MBL है मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन जो प्रोटीन है ये हमारे बॉडी में जब मौजूद होता है तो ये एक और प्रोटीन है उसके साथ अटैच होता है। उस प्रोटीन का नाम है मास्प। मास्प का मतलब होता है कि मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएज। ये जो हमारे पास प्रोटीन होता है ये MBL के साथ अटैच हो जाता है। ये दोनों जब भी आती है और मेनोस के साथ अटैच हो जाती है तो हमारे पास जो मास्प है इसकी बुनियादी 3 अक़साम है। ये मास्प 1 भी है, मास्प 2 भी है और मास्प 3 भी है। बुक्स में लिखा हुआ है कि मास्प 2 जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना काम करता है इस पाथवे में। तो ये जो हमारे पास मास्प होता है इस मास्प का बहुत बड़ा किरदार होता है और वो किरदार ये है कि ये जो मास्प है ये कंप्लीमेंट्री जो प्रोटीन्स है उसको अट्रैक्ट करती है और उसको जो है ना उनके जो फ्रेगमेंट्स होती है उसमें कन्वर्ट कर देती है। आपको मैं ये बात बार बार बता चुका हूँ कि इसकी जो इनिशियल इवेंट्स होती है इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस होती है। तो आप देखो इसमें हमने कहा था C1 आता है, इसमें हमने कहा था C3 आता है। अब इसमें कौन सा आता है? इसमें आता है हमारे पास C4। तो ये जो हमारे पास मास्प प्रोटीन होते हैं ये C4 को अट्रैक्ट करता है और फिर C4 को C4A और C4B में कन्वर्ट करता है। तो जो बड़ा पोर्शन होता है वो यहाँ रह जाता है और जो छोटा पोर्शन होता है C4A वो चला जाता है। इस तरह मास्प जो है ना वो C2 को भी अट्रैक्ट करता है और C2 को भी जो उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो उसके फ्रेगमेंट्स कौन कौन से हैं? C2A और C2B। C2B चला जाता है और C2A जो है ना वो रह जाता है। हमारे पास जो ये C4B और C2A है ये है C3 कन्वर्टेस। मतलब ये है कि जो C3 होता है उसको ये कन्वर्ट करता है उसके फ्रेगमेंट्स में C3A और C3B में। यहाँ अगर आप देख ले तो मैंने लिखा हुआ है C4B 2A। 2A के साथ मैंने C इसलिए नहीं लिखा है कि ऑलरेडी मैंने एक C लिखा हुआ है। तो ये इसका काम भी करता है और इसका काम भी करता है। बुक्स में बिल्कुल इस तरह जो है ना इसको लिखा जाता है। अब आप देखो ये चूंकि इनिशियल इवेंट्स है तो ये डिफरेंट होती है इन तीनों पाथवेज में। यहाँ आप ऑब्जर्व करो C3 कन्वर्टेस कौन सा है? C4B C2A। अच्छा, इस तरह अल्टरनेटिव पाथवे में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यह है C3B BB, ये इससे डिफरेंट है। और ये जो लेक्टिन पाथवे है इसमें जो C3 कन्वर्टेस है ये इन दोनों से डिफरेंट है। ये कहता है कि मैं
आप तो मुझसे जो है ना डिफरेंसेस जाहिर करते हो, तो मैं भी आपसे कम नहीं हूँ, मैं आप लोगों से ज़्यादा आपको डिफरेंसेस दिखाऊंगा। तो अब देखो हमारे पास जो C3 कन्वर्टर है ये क्या है, C4B और C2A। आप इन तीनों में अगर ऑब्जर्व करें तो C3 कन्वर्टर जो है ना वो डिफरेंट है। इसी तरह फिर ये दोनों जो है ना ये C3 को अट्रैक्ट करते, उसको जो फ्रेगमेंट्स C3 के होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्रेगमेंट C3 के क्या है, C3B और C3A। तो C3A जो है ना वो क्योंकि छोटा फ्रेगमेंट है वो चला जाता है और C3B जो है ना वो रह जाता है। अब ये जो कम्प्लेक्स बन गया C4B, C2A और C3B, इसको कहा जाता है C5 कन्वर्टर्स। C5 कन्वर्टर्स इसको इसलिए कहा जाता है कि बिल्कुल सेम स्टोरी है कि C5 को कन्वर्ट करता है C5A और C5B में। तो C5A और C5B में जब C5 कन्वर्ट हो जाता है तो C5B रह जाता है और C5A जो है ना वो चला जाता है। बाकी जो कहानी है बिल्कुल सेम है। C5B फिर C6 को, फिर C7 को, फिर C8 को, फिर C9 को अट्रैक्ट कर देता है और जब ये अट्रैक्ट किया जाता है तो मैक बन जाता है। और जब मैक बन जाता है तो जो हमारे पास इंटीजन होती है उसका किस्सा ख़त्म हो जाती है। तो ये जो आपने देख लिया कि जो इनिशियल इवेंट्स होती है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है और जो फाइनल इवेंट्स होती है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ सेम होती है। इस वजह से जो फाइनल इवेंट्स होती है उसको हम कहते हैं फाइनल कॉमन पाथवे, क्योंकि मैक तो सब में बन गया है, क्लासिकल पाथवे में भी बन गया है, अल्टरनेटिव पाथवे में भी बन गया है और जो लेक्टिन पाथवे है उसमें भी ये बन गया है। ये जो हमारे पास मैक होता है जो हमारी 3 पाथवेज में सेम है, ये बुक्स में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स जो है ना वो ड्रा हुआ होता है, मगर आपको समझाने के लिए जो है ना मैंने इतना सिंपल आपके लिए ड्रा किया हुआ है। जब बुक अगर आप देखोगे तो उसमें C9 जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। एक तो ये हमने सीख लिए कि हमारे पास जो कंप्लीमेंट सिस्टम होता है इस मैक के जरिए जो है ना एक इंटीजन को किल करता है। इसके अलावा जो है ना बैक्टीरिया को पकड़ता है और जो फेगोसाइटिक सेल है उनके मुंह में डाल देता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अपसोनाइजेशन और अपसोनाइजेशन पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। चलो दोस्तों मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।